तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ बायोलॉजी के संस्कृति आईएएस के नोट्स के द्वारा आपका फुल रिवीजन कराने के लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। मैं इस विषय का वैसे विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उतना मैं पढ़ा ले जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सजीव और निर्जीव एवं विषाणु। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। ये परिचय पढ़ेंगे, जैसे हम परिचय पढ़ेंगे इसका सजीव और निर्जीव। इसमें विषाणु, विषाणु की संरचना, विषाणु में प्रजनन और जीवाणु भोजी। ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। ये सबको पता होता है, ये आम परिभाषा है। इसके जनक, ये इम्पोर्टेंट है ये कि इसके जनक कौन थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सरल क्वेश्चन ही आकर हमसे गलत होते हैं, क्योंकि इन पे हम बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। तो यही सब लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, जैसे उन्होंने इसे विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सजीवों के आधार पर जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, दूसरी शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे जियोलॉजी कहते हैं। ज्ञातव्य है कि थ्रायोफिट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक एवं अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा और हमारा गलत भी हो सकता है। जैसे वो पूछ लेगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो हमारा आंसर आएगा थ्रायोफिट्स। ठीक है। और अगर हमसे कहेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु। ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वो हैं रॉम्सबर्ग। ठीक है, विलियम रॉम्सबर्ग। ठीक है। तो यही बातें ध्यान रखने की हैं। अब सजीव और निर्जीव के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये तो सभी को पता होता है निर्जीव कौन है, सजीव कौन है। आम भाषा में हम कहते हैं कि जो श्वास लेता है उसे सजीव कहते हैं, जो श्वास नहीं लेता है उसे निर्जीव कहते हैं। लेकिन जो किताबी परिभाषा होती है उसमें पढ़ना ही पड़ेगा कि हमें क्या सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सजीव पदार्थ। सजीव पदार्थ में जीवन होता है, साथ ही जीवन को बनाए रखने वाली क्रियाएं होती हैं। सजीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं वृद्धि व विभाजन, शरीर का विकास करती हैं। सजीवों में चयापचय क्रियाएं, जैसे चयापचय क्रियाएं क्या होती हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक क्रियाएं पाई जाती हैं। ये सजीव प्रजनन क्रिया द्वारा नए जीवों का निर्माण करते हैं अपने समान ही। अब यहीं पेज खेलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सजीव और सजीव होते हैं, वो प्रजनन करते हैं अपने ही समान जीव का, और यहाँ पे समान नहीं लिखा है। सजीव पदार्थ का एक निश्चित जीवन काल होता है, इसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। सजीवों में संचलन गति पाई जाती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो और कुछ लिख देगा और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सजीवों में संचलन गति पाई जाती है, जिससे वे एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी की ओर गति करते हैं। केंचुए मिट्टी के माध्यम से अनुदैर्ध्य और परिपत्र मांसपेशियों द्वारा गति करते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि केंचुए किस तरह से गति करते हैं। केंचुए मिट्टी की सतह के माध्यम से अनुदैर्ध्य और परिपत्र मांसपेशियों द्वारा गति करते हैं।
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। सजीव पदार्थों में श्वसन क्रियाएँ पाई जाती हैं। वास्तव में श्वसन क्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं में भोजन पाचन के पश्चात ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गैसों का परिवहन होता है। पाचन और गैसों के परिवहन द्वारा शरीर में अनुपयोगी पदार्थों को जल व कार्बन डाइऑक्साइड के उप उत्पादों के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। सजीव पदार्थ स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसमें अपने चारों ओर के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने की क्षमता होती है। जैसे हम कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है या गर्मी ज़्यादा हो रही है या ठंड के मौसम में ठंड ज़्यादा हो रही है, तो हम महसूस करते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उन्हें ये महसूस नहीं होता है। सजीव जीवन चक्र को विभिन्न चरणों के माध्यम से पूरा करते हैं। जैसे सजीव पदार्थ की सबसे प्रमुख विशेषता इसमें प्रजनन की क्षमता होती है। वे अपने ही समान, मैंने ऊपर बताया भी था कि अपने ही समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और इसी प्रकार आनुवांशिक विशेषताएं माता पिता से संतानों में स्थानांतरित हो जाती हैं। जैसे जीन, ये यहाँ पे जीन की बात कर रहा है, क्योंकि जो हमारे माता पिता के जीन होते हैं वही जीन, वही लक्षण, और वही जैसे कोई क्राइम हो जाता है तो डीएनए टेस्ट किया जाता है, वैसे यहाँ पे वही बात आ रही है कि आनुवांशिक विशेषताएं, आनुवांशिक मतलब जेनेटिकली जो हमारे माता पिता में लक्षण होते हैं वही हम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सजीव पोषण व पाचन जैसी क्रियाओं के माध्यम से अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। ये सजीव की विशेषताएं, ये विशेषताएं दी गई। कितना अच्छा डायग्राम बनाया है संस्कृति आईएएस वालों ने। नोट तो बहुत ही अच्छे हैं, काबिल तारीफ़ है उनके, इसीलिए मैंने इन्हीं को चुना है कि आपको इन्हीं के माध्यम से रिवीजन कराया जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसे कोशिकाओं, सजीवों कोशिका से निर्माण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, वृद्धि एवं विकास, ऊर्जा का उपयोग, प्रजनन, संगठन के स्तर, विभिन्न स्तर। ठीक है, अब निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव क्या होते हैं? जिनमें चयापचय क्रियाएँ नहीं होती, उससे जो सजीव में होता है उसका उलट होता है, मतलब विपरीत, अपोजिट। निर्जीव पदार्थों में जीवन नहीं पाया जाता। निर्जीव कोशिकाएं और कोशिकाओं में वृद्धि एवं किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। निर्जीव पदार्थों में चयापचय क्रियाएँ नहीं पाई जाती हैं। मैंने क्या बताया, ऊपर ही बताया ये सब। निर्जीव पदार्थों में जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएँ, श्वसन, पाचन आदि क्रियाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त निर्जीव में जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु क्रियाएँ नहीं होती हैं, क्योंकि निर्जीव पदार्थ जैसे पत्थर है, उसका कभी ना तो जन्म होता है ना वो मरता है, उसका एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरण हो जाता है। ये बाहरी बल द्वारा नष्ट होती हैं और टूटती हैं। जैसे पत्थर है, पेन है, पुस्तक है, साइकिल है, ये सारी नॉन लिविंग है। ठीक है, अब इसमें ये चार्ट है, इसमें बताया गया है लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इसमें सजीव में जीवन की विभिन्न चरण पाए जाते हैं। इसमें जीवन का कोई भी चरण नहीं पाया जाता है। ये वृद्धि करते हैं तथा अपने समान संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रजनन नहीं पाया जाता है निर्जीव में। ये जीवित रहने के लिए वायु, जल और भोजन पर निर्भर रहते हैं। निर्जीव में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। ये उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब उत्तेजना क्या होती है? जैसे किसी ने हमें मारा, उसके प्रति प्रतिक्रिया देंगे हम, या हमारे कहीं चोट लग गई या कोई खुशी का माहौल है तो हम प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, निर्जीव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चयापचय क्रियाएँ नहीं होती हैं। इसमें चयापचय क्रियाएँ होती हैं, निर्जीव में चयापचय क्रियाएँ नहीं होती हैं। सजीव पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। अब इसमें एक अपवाद है, इसने कहा है कि गति करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, ये इसका अपवाद है, क्योंकि पेड़ पौधे एक से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। ये अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद में हमें ध्यान रखने हैं। इसमें वृद्धि एवं विकास के लिए
विकास देखने को नहीं मिलता है। इसमें इसकी कोशिकाओं में श्वसन व गैसों का संचरण होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए मानव है, पशु है, पौधे हैं, कीट है, और इसमें वही है, पेड़ है, मतलब पहाड़ हैं, पेन है, पुस्तक है, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। आइए विषाणु के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, 2021 में भी पूछा गया, 22 में भी, 23 में भी, हर साल ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विषाणु क्या होते हैं, जिसे वायरस कहते हैं। विषाणु एक प्रकार के सूक्ष्मकण होते हैं जो सजीवों की कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं ये भी हमें समझना होगा। परजीवी वो होते हैं जो दूसरों के दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे उनकी भोजन की आवश्यकताएं वो भी दूसरे पर निर्भर रहती हैं, उनकी वृद्धि की आवश्यकताएं, उनका पोषण, सब कुछ दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं परजीवी। विषाणु अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। अब ये भी हमें समझना है, संयोजक कड़ी, सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी क्या होती है। जैसे एक ये जंतु सेल है, ठीक है, और एक निर्जीव पदार्थ है ये, ठीक है, कुछ भी मान लो, जैसे लोहा मान लो। अब ये वायरस अगर इसके ऊपर चिपका है, ये वायरस है, ये इसके ऊपर चिपका है, तब तो ये मतलब निर्जीव है, इसमें कोई भी मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। जैसे ही ये जंतु सेल में जाएगा, अपना प्रभाव दिखाना, मतलब जीवित हो जाएगा, सजीव हो जाएगा और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। तो इसे ही कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। जब ये सजीव मतलब सजीव के संपर्क में आता है तो ये जीवित हो जाता है, वैसे ये मृत्यु पाया रहता है। ठीक है, इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु में सजीव पदार्थों की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। विषाणु में प्रोटीन के आवरण के अंदर एकल सूत्री या आरएनए एवं डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है वो हमें फंसाने की कोशिश करता है, कह दे क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे देगा कि वायरस में आरएनए एवं डीएनए दोनों पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वायरस होता है तो उसमें या तो आरएनए से बना होगा या डीएनए से बना होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, विषाणु उपयुक्त मेजबान कोशिका में प्रवेश करने पर सक्रिय हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही सजीव कोशिका में प्रवेश करेंगे वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे, वो जीवित हो जाएंगे एवं जीवित जीवों की विशेषता वाले गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं स्वाप्रतिकृति की ओर अपने प्रयासों को निर्दिष्ट करते हैं। इस दौरान वे अपनी भावी पीढ़ियों के लिए आनुवांशिक जानकारी को हस्तांतरण करने में सक्षम होते हैं। विषाणु में निर्जीव पदार्थ के निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब आइए विशेषता देखते हैं। विषाणु में जीवन को चिन्हित करने वाली आंतरिक संरचना एवं तंत्र का अभाव होता है। इसमें बायोसिंथेटिक तंत्र शामिल होता है जो प्रजनन के लिए आवश्यक है। ये तंत्र विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। विषाणु मेजबान कोशिकाओं के बिना जीवित संरचना की तरह व्यवहार करने में असफल रहता है। मेजबान कोशिका के बाहर विषाणु में कोई आंतरिक जैविक गतिविधि नहीं पाई जाती है, अर्थात इस दौरान विषाणु एक स्थिर कार्बनिक कण के से अधिक कुछ नहीं होता है, मतलब निर्जीव ही होता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है कि आंतरिक जैविक, इसमें कोई
विषाणु में कोई आंतरिक जैविक गतिविधि नहीं पाई जाती है, और क्वेश्चन में दे देगा कि आंतरिक जो गतिविधि है वो चलती रहती है हमेशा, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। विषाणु को अपना जीवन चक्र शुरू करने के लिए उपयुक्त मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है, और क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि नहीं होती है। बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब पढ़ते हैं वायरॉइड। वायरॉइड सबसे छोटे संक्रामक रोगजनक के रूप में जाने जाते हैं। वायरॉइड अधिसूक्ष्म आरएनए के कण होते हैं जो, और इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं होता, किंतु इसमें संक्रमण कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये पादप के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। उदाहरण के लिए आलू में तुर्ककन रोग, नारियल में कंदक रोग नामक रोग हो जाता है, और क्रिस्थेनमम स्टंट आदि। प्रियॉन क्या होते हैं? ये भी सूक्ष्म संक्रमक रोगजनक होते हैं। प्रियॉन में केवल प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। इनकी प्रोटीन कारकों में गुणन एवं संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। इसकी खोज स्टैनले प्रेसीनर ने की थी। प्रियॉन के कारण भेड़ों में स्क्रैपी रोग होता है, और ब्रिटेन में गायों के पागल होने के पीछे इसे जिम्मेदार माना जा रहा था। अब यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे उसने कहा कि प्रियॉन केवल प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लियक का अभाव होता है। अब अक्सर पेपर में आता है, हमें समझाया जाता है कि जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में केवल शब्द दिखे उसे हमें 99% गलत ही मान लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने गलत मान लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक यहाँ पे है ये कि प्रियॉन तो मैं कह रहा था कि प्रियॉन के कारण भेड़ों में स्क्रैपी रोग होता है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। विषाणु की संरचना समझ लेते हैं अब हम। विषाणु की संरचना के मुख्य 3 भाग हैं: प्रोटीन, कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल और आवरण। ठीक है, आवरण किसका होता है, कौन सा न्यूक्लिक होता है। प्रत्येक विषाणु के चारों ओर प्रोटीन का बना खोल या आवरण होता है। इस खोल या आवरण का इसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के भीतर न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए होगा या आरएनए होगा। मैंने बताया था कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए आनुवंशिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जंतु वायरस में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, और जंतु मतलब मानव हो गया, पशु, पक्षी, ठीक है। विषाणुओं में प्रजनन कैसे होता है ये जानते हैं। विषाणु गुणन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। ज्ञातव्य है कि वायरस कोशिका के बाहर तो मरे हुए रहते हैं, किंतु जब सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो इनका जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। विषाणुओं के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणुभोजी। जंतुभोजी विषाणु क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार के जीवाणु होता है जो
जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है एवं जीवाणुओं पर ही आश्रित होता है। जीवाणु भोजियों में जीवाणुओं को संक्रमित करने की क्षमता होती है। जीवाणु भोजियों का आवरण प्रोटीन का बना होता है। इसे प्रोटीन आवरण के भीतर आरएनए या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। जीवाणुओं की कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति बनाते हैं। विषाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? इसमें कोशिकाओं की संरचना का अभाव होता है। इससे अभिप्राय है कि विषाणुओं में कोशिका द्रव्य, कोशिका कला और अन्य कोशिकांग का अभाव होता है। जैसे अब कोशिकांग क्या क्या होते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, जैसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे वेकोल्स आदि। ठीक है, ये कोशिकांग होते हैं। विषाणु में एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। पौधों में आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु का विस्तार जीवाणुओं में रक्त के माध्यम से और पौधों में फ्लोएम के माध्यम से होता है। क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है कि मनुष्यों में मतलब जंतुओं में वायरस का विस्तार किसके माध्यम से होता है? तो हम कहेंगे कि रक्त के माध्यम से। और पौधों में वायरस का विस्तार किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम और भी पादप कोशिका में क्या काम करता है, ये तो आपको पता होगा कि फ्लोएम पादप कोशिका में जल का परिवहन करता है। ठीक है, नहीं सॉरी, फ्लोएम जो है वो पादप कोशिका में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका मतलब संचरण करता है। एक विषाणु केवल एक ही निश्चित जाति को संक्रमित करता है। अब आइए जानते हैं कि विषाणुओं में सजीव और निर्जीव के गुण क्या क्या होते हैं। जैसे आरएनए और डीएनए की उपस्थिति, निर्जीव में कोशिका का अभाव। ठीक है, परजीविता और आनुवांशिकता, जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन एवं वृद्धि की क्षमता न होना, संरचनात्मक विविधता, संवेदनशील एवं उत्सर्जनशील होना, कोशिका द्रव्य का अनुपस्थित होना, बीमारी फैलाना, पोषक और उपापचय और चयापचय क्रियाओं का अभाव।